गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ खेमराज। सो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पार्ट 1 जो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, डोबेराइनर स्ट्राइड डिस्कस किया था एंड मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये दो क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डिमिट्री मेंडलीव, है ना, उन्होंने किस तरह एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, क्या इंपॉर्टेंट मेरिट्स थे, डीमेरिट्स थे उसके, उनके क्लासिफिकेशन के, वो हम लोग जानेंगे इस पार्ट नंबर 2 में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग जानेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या इसमें इसके फीचर्स क्या थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो पहले जानते हैं कि मेंडलीव, क्या नाम था, डिमिट्री मेंडलीव, एक रशियन केमिस्ट थे। 1869 के अंदर इन्होंने अपनी ये क्लासिफिकेशन टेबल दी थी, है ना। 1869 के अंदर डिमिट्री मेंडलीव, जो कि रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी टेबल दी थी। टिल देन 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो जब मेंडलीव आए थे उस वक्त टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे, डिस्कवर्ड हो रखे थे। तो उनको इन सारे एलिमेंट्स को अपनी टेबल के अंदर जगह देनी थी और अपनी टेबल को जो न्यूलैंड की टेबल्स है उसमें जो डीमेरिट्स थे उसको ठीक करके, उसको ओवरकम करके अपनी टेबल को अच्छे से प्रेजेंट करना था। तो टोटल 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने वही चीज़ की जो न्यूलैंड ने की थी। न्यूलैंड ने क्या की थी, न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने भी वही गलती की जो कि न्यूलैंड ने की थी। लेकिन इसलिए इस टेबल के, इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉक्सेस बनाए, एम्प्टी बॉक्सेस, है ना। ड्यू टू दिस वी फाइंड एम्प्टी बॉक्सेस इन दिस टेबल। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनको एक ही ग्रुप में प्लेस करना चाहा। तो प्लेस करते वक्त उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ दी अपनी टेबल के अंदर, ताकि एम्प्टी स्पेस में कुछ ऐसे एलिमेंट को जगह मिल जाए जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, है ना। फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए अपनी टेबल के अंदर कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। तो ये इनका एक डीमेरिट ही होगा, डीमेरिट के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या ये क्या था, व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। तो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर दे रखा है कि एलिमेंट्स को जब हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो एक ही ग्रुप में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे, है ना। एलिमेंट्स शोविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये पीरियोडिसिटी क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती है, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उनको जब हम लोग अरेंज करते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ना। कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको एक ही ग्रुप के अंदर हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, दिस इज द मेन लॉ ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो ही अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, जिन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी वो ऑटोमेटिकली एक सिंगल ग्रुप में अरेंज हो रहे थे। ग्रुप क्या है, जो हॉरिजॉन्टल, जो आपको वर्टिकल लाइन दिखेंगी, वो वर्टिकल लाइन जो होंगी उससे हम लोग ग्रुप्स बोलेंगे। तो कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड थे। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पीरियड एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ग्रुप। तो वो हम लोग जानेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज थी, वाले हम लोग जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स स्टडीड बाय मेंडलीव। तो जब
एलिमेंट्स अपने आप अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को अरेंज करने पर एलिमेंट्स जब अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे, सेम एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में अरेंज हो रहे थे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम थी। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे उन्होंने क्या किया था। मेंडलीव ने टोटल 63 कार्ड्स लिए थे। उन सारे कार्ड्स के ऊपर, उन सारे 63 कार्ड्स के ऊपर सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे और हर एक एलिमेंट की रिएक्शन करवाई विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाए और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बनाए। ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए उन्होंने हर एक एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा के ऑक्साइड बनाए और हाइड्रोजन से करवा के हाइड्राइड बनाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मेंडलीव ने केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए ऑक्सीजन एलिमेंट्स को और हाइड्रोजन एलिमेंट को ही क्यों लिया, दूसरे एलिमेंट को क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो आराम से किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं, हैलाइड्स बना सकते हैं। ठीक है। सो दे आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एंड कैन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स। तो कौन से ऑक्साइड्स या हैलाइड्स बनाए थे? तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात करेंगे ये ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। तो देखो कि आप लोग यहाँ पर है RO, है ना। O मीन्स ऑक्साइड, R मतलब एनी ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट। सपोज आई एम टेकिंग अबाउट यहाँ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे सेम ऑक्साइड्स बन रहे हैं जिनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर रखा है। यहाँ देखोगे R2O, लिथियम। जब लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो लिथियम डाइऑक्साइड बनता है, और वैसे ही यहाँ पे सोडियम डाइऑक्साइड बनेगा और पोटेशियम डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है R2O3, 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट दैट इज ग्रुप विच वी टेक, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो R की जगह पर, और O4 ऑक्साइड, है ना। तो कौन कौन ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बोरोन ऑक्साइड B2O3। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से इन्होंने ऑक्साइड्स जो बने थे, सिमिलर ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो यू कैन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिजेंबल्स टू R2, तो R2 से रिजेंबल कर रहे थे तो उनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड रिजेंबल विद RO, तो इनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। ठीक है। कैसे बनता है अगर आप देखना चाहोगे MgO, Li2O, Al2O3 कैसे बनता है, तो अब सिंपल सा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है क्रिस क्रॉस फॉर्मूला। मैग्नीशियम जिसकी वैलेंसी कितनी होती है +2, और ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी कितनी होती है -2। तो हमको पता है कि इसकी वैलेंसी को हम लोग नीचे लिखते हैं, दोनों की वैलेंसीज को, फिर ये इसके तरफ और ये इसके तरफ। ठीक है। बट यहाँ पर 2 दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो क्रिस क्रॉस फॉर्मूले से हमने MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अगर बात करोगे किसके बारे में, अगर हम लोग बात करें किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। तो इसकी वैलेंसी हम लोग एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, फिर ये 2 इसके पैरों में और 3 इसके पैरों में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Al2O3। तो इस तरह से उन्होंने ऑक्साइड्स बनाए, और जो ऑक्साइड सिमिलर थे उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। ठीक है। RO, R2O, R2O3 इस तरह से। ठीक है। ये तो हो गया ऑक्साइड्स की बात। अब हैलाइड्स की बात करते हैं। तो क्या क्या हैलाइड्स थे? तो हम लोग हैलाइड्स भी सेम है, इन्होंने क्या किया था, RH, RH2, RH3, RH4, तो हर एक एलिमेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा के हैलाइड्स बनाए थे। तो LiH, लिथियम हैलाइड हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड जिंक हाइड्राइड। तो इस तरह से अमोनिया एंड मीथेन। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, आप देख सकते हो LiH, तो Li जिसकी क्या होती है, इसकी होती है -1, है ना, +1, और हाइड्रोजन की यहाँ पर ले सकते हो -1।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो गया है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कुछ हैलाइड्स बनाए ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी 63 एलिमेंट्स, है ना, सारे एलिमेंट्स के हैलाइड्स बनाए बाय रिएक्टिंग एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, कैल्शियम हैलाइड, है ना, नाइट्रोजन हैलाइड्स, है ना, कैल्शियम हैलाइड। तो इस तरह से उन्होंने बनाकर सेम हैलाइड बनाने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की टेबल। तो आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर ग्रुप्स जो आपको दिख रहे हैं, वर्टिकल जो कॉलम आपको नजर आते हैं वो ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप हैं? टोटल 8 ग्रुप्स हैं, है ना, टोटल 8 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। टोटल 8 ग्रुप्स आर देयर एंड टोटल 6 पीरियड्स आर देयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल में देखोगे आप लोग, द हॉरिजॉन्टल रोज रिप्रेजेंट द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो दो हॉरिजॉन्टल रोज जो है, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है वो पीरियड होते हैं। तो टोटल कितने पीरियड है? टोटल 6 पीरियड्स हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है उनको बोल दिया ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप है? टोटल आपके पास 8 ग्रुप है, ठीक है। प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। तो आप देखोगे एक ही ग्रुप में, जैसे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक ही ग्रुप में प्लेस कर रखे हैं बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 to 7 आर डिवाइडेड टू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ग्रुप्स 12 डोंट हैव एनी सब ग्रुप्स। तो आप देखोगे ग्रुप 1 to 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको ग्रुप नंबर ए और बी में डिवाइड कर रखा है, लेकिन ग्रुप नंबर 8 का कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं है। अब ये सब डिवीजन क्यों बना है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मैच खाती है, सेम एज इट इज, तो उनको ग्रुप सब डिवीजन ए में प्लेस कर रखा है लाइक दिस, और जिनकी प्रॉपर्टीज और कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप बी में प्लेस कर रखा है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, तो उनको भी फर्स्ट ग्रुप के बी सब ग्रुप में प्लेस कर रखा है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, इसलिए इनको ग्रुप नंबर 1 के सब ग्रुप ए में प्लेस कर रखा है। तो 1 to 7 ग्रुप के सब ग्रुप बना रखे हैं, बट 8 में कोई भी सब ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। देन हम बात करेंगे लिमिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स, जो भी आप बोलना चाहो, क्या डीमेरिट्स हैं इसके? पहला, आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता है ना, एलिमेंट्स, यू कैन से एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। तो ऐसे एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं, है ना। तो लेकिन आप देखोगे जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Cl15, Cl37। क्या है Cl आप देख सकते हो, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, 7Cl35 एंड 17Cl37। तो देखो ये जो एटॉमिक नंबर सेम है बट इसके मास नंबर अलग होते हैं, तो इनको दोनों को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स, अब सिंस ये टेबल किसके अकॉर्डिंग बनी थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनी थी। तो अगर एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो इसका 35 है, इसका 37 है, इस मतलब इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को, दोनों ही क्लोरीन को उसको टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, बट उन्होंने एक ही क्लोरीन को जगह दी। इट मीन्स आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दी थी किन्होंने? मेंडलीव ने। देयर वर नो isotopes are the atoms of having same element having different atomic masses but similar chemical properties or similar atomic number. No place for isotopes. Position of isotopes were not decided, so he was not able to decide positions for the isotopes, है ना। Then anomalous pairs of elements. अगर आप देखोगे anomalous pairs of element क्या होता है, अगर हम देखेंगे इस टेबल के अंदर, तो आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोबाल्ट का और निकल का। यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ नोटिस करोगे तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 58.93, निकल का 58.71। तो देखोगे निकल का एटॉमिक मास कम है और कोबाल्ट का ज़्यादा है। तो
ये टेबल किस तरह अरेंज की गई थी? ये अरेंज की गई थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास कम होता है वो पहले, और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको बाद में प्लेस करेंगे। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, कम वाले को बाद में प्लेस कर दिया और ज़्यादा वाले को पहले प्लेस कर दिया। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से काफ़ी सारे एनोमलीज पेयर मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेयर मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, एक और बात करते हैं यहाँ पे वेनेडियम और क्रोमियम की। वेनेडियम का एटॉमिक मास है 50.94 और क्रोमियम का 50.20। तो यहाँ पे भी ये ड्रॉबैक है, इट इज़ अ एनोमलस पेयर। तो यहाँ पे भी एक एनोमलस पेयर है, तो कहीं पे आपको यहाँ पे एनोमलस पेयर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं लिमिटेशंस। कौन सा है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब अगर आप देखोगे हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस विच इज़ अ नॉन मेटल, उसको प्लेस कर रखा है यहाँ पर विथ मेटल्स। हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसको मेटल के साथ प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक कोई भी फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दी गई थी। इन्होंने हाइड्रोजन को मेटल के साथ प्लेस क्यों किया? बिकॉज हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी इन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो देखते हुए मेंडलीव ने हाइड्रोजन को मेटल के साथ प्लेस कर दिया, बट इट इज़ ए नॉन मेटल। तो कोई भी हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं थी मेंडलीव में, तो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट बी decided. So properties of hydrogen similar to group 1 as well as group 7. तो group 1 और group 7 दोनों से प्रॉपर्टी मिलती थी हाइड्रोजन को, बट हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई, उन्होंने उनको ग्रुप नंबर 1 में रख दिया गया। बट मेनली प्लेस इट इन ग्रुप नंबर 1 विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ग्रुप नंबर 1 में प्लेस तो कर दिया बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक है। नाउ प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आप देखोगे इस टेबल में प्लेटिनम एंड गोल्ड जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, प्लेटिनम और गोल्ड जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट उन दोनों को बिल्कुल ही दूर प्लेस कर। देखो प्लेटिनम यहाँ पे ये प्लेटिनम है, यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम यहाँ पर और गोल्ड यहाँ पर। तो प्लेटिनम और गोल्ड जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बट दोनों को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया, दोनों को बहुत दूर प्लेस कर दिया, विच इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरिट्स बोलो या आप इसको एडवांटेजेस बोलो, है ना। मेरिट्स बोल सकते हो, एडवांटेजेस बोल सकते हो। तो क्या क्या एडवांटेज है? उस वक्त 63 एलिमेंट्स नोवन थे। ठीक है, मेंडलीव को पता था कि ये जो एलिमेंट्स हैं आगे और एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उन एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए उन्होंने अपनी टेबल में वैकेंट स्पेस दिए थे कि आने वाले एलिमेंट्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ मेरे इन एलिमेंट्स से अगर मैच करती है तो इन फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स को मेरे टेबल के अंदर जगह मिल जाएगी, आप उनको वहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव्स टेबल हैव some blank spaces in it. These vacant spaces were for elements that were not yet to be discovered. तो फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स की भी प्रिडिक्शन की थी कि वहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए उनको प्लेस करने के लिए यहाँ पर मेरी टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस है, तो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को मेरी टेबल के अंदर जगह मिल सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल है। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। अगर आप बात करोगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो एका बोरॉन स्कैंड। अब यहाँ पर वर्ड है एका का मतलब क्या होता है? मेंडलीव जब थे उस वक्त बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की डिस्कवरी हो रखी थी। तो आप देखो यहाँ पे बोरॉन उन्होंने प्लेस किया था, एल्यूमिनियम यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लेस कर रखा है, और सिलिकॉन भी यहाँ उन्होंने प्लेस कर रखा है ना। अब उन्होंने क्या किया था? वैकेंट स्पेस में एक बोरॉन के नीचे सेम ग्रुप में एका बोरॉन करके लिख दिया था कि फ्यूचर में जब कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होता है जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन से मेल खाती है, मैच करती है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बोरॉन के नीचे सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया जाए। तो बोरॉन से मिलता जुलता एक और एलिमेंट आया था स्कैंडियम। अब आप सोचोगे BSc क्या है? तो BSc याद रखने का एक कोड मैंने बनाया है, B से बोरॉन, SC मतलब स्कैंडियम, BSc स्कैंडियम। आप देखोगे एका एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किससे मेल खाती थी? गैलियम से। जो फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट गैलियम है उसको याद रखने ने एल्गा लिखा मैंने। एल्गा मतलब क्या होता है? एल मतलब एल्यूमिनियम, Ga मतलब गैलियम।
है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन वो डिस्कवर्ड हो रखा था, जर्मेनियम फ्यूचर में डिस्कवर हुआ था, बाद में जर्मेनियम को जगह मिल गई। आप देखो स्कैंडियम को बोरॉन के नीचे, गैलियम को एल्यूमिनियम के नीचे और जर्मेनियम को सिलिकॉन के नीचे प्लेस कर दिया गया, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से रिजेंबल करती थी, मैच करती थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने SG लिख दिया है, S फॉर सिलिकॉन, J फॉर जर्मेनियम, ताकि आपको लर्न हो जाए और आप कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो एका बोरॉन, अब वर्ड एका का मतलब क्या होता है, इट इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स एक, तो एका बोरॉन, तो बोरॉन से मिलता जुलता एक और एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा, उस एलिमेंट को मेरे टेबल के अंदर जगह मिल जानी चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नीचे। तो एका बोरॉन से मिलता जुलता एलिमेंट था स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम से गैलियम और एका सिलिकॉन से जर्मेनियम। ठीक है, तो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वेर डिस्कवर्ड लेटर, बाद में डिस्कवर हुए थे, एंड दे प्रॉपर्टीज मैच्ड वेरी क्लोजली विद द प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन एंड एका सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दी थी, ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके उनको टेबल में वैकेंट स्पेस रख दिया था, और उन एलिमेंट्स को, फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स को, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में प्लेस कर दिया गया उनकी टेबल में विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इनका मेरिट है। ठीक है, अब यहाँ पर अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्लोजली पढ़ा था, क्लोजली पढ़ के लर्न करके बाद में उन एलिमेंट्स को जगह दी गई। सो उन्होंने ये भी किया था, सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी बाय रिएक्टिंग दीज एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर हम लोग बात करेंगे करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कुछ जो न्यूलैंड की टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनका एटॉमिक मास गलत लिखा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से उन एलिमेंट्स को कहीं और प्लेस कर दिया गया था, तो उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट किया और फिर उन एलिमेंट्स की जगह चेंज करके अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर दिया। तो आप एग्जांपल देखोगे, फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 टू 9। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 से 9, 13.5 जो पहले था, जो गलत था, बाद में उसे करेक्ट करके 9 करके उसको फिर प्लेस कर दिया अपनी टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं बेरिलियम को यहाँ प्लेस कर दिया गया है विथ एटॉमिक मास 9। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, और इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम और काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास को करेक्ट करके रिप्लेस किया अपने टेबल के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट में है प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। अब क्या था, है ना, जब यहाँ बात करेंगे, उन्होंने बोला था कि मेंडलीव के टाइम कुछ नोबल गैसेस डिस्कवर हो रखी थी और उनको पता था कि फ्यूचर में और ज़्यादा नोबल गैस डिस्कवर होने वाली है। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस वो होती है जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, दे हैव यू कैन से दे आर इनर्ट गैसेस जो रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 0, उन्होंने बोला था कि जो हमने 8 ग्रुप बनाए हैं उसमें नेक्स्ट ग्रुप एक और ऐड करके 0 ग्रुप नाम देकर आप लोग उन नोबल गैसेस को उस टेबल के अंदर प्लेस कर देना। ठीक है, बाय नेमिंग अ ग्रुप, न्यू ग्रुप एज 0 ग्रुप एंड यू कैन प्लेस नोबल गैसेस देयर। तो यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, मेरे जो डिस्टर्बिंग टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए 0 ग्रुप बनाकर नोबल गैसेस को वहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये मेन फीचर थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर से, बिकॉज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव टेबल से हम लोगों ने उसमें से आइडिया लिया है। सो आइडिया वाज टेकन फ्रॉम द मेंडलीव टेबल। सो मेंडलीव टेबल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लाइक उस टेबल में कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, है ना, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, वो सब इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनेंगे इस टेबल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना आराम से। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। हम लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे टुमारो। Thank you so much. Have a nice day.